हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये है पहले चैप्टर का, केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आज बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जो कि आपका 9-10 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, वही चीज़ होती है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, डीप हो जाता है। अब बाकी सब 9-10 में जो पढ़े उसी का पुनरावृत्ति है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है। इसमें देखिए, रासायनिक संयोग के नियम में सबसे पहला जो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, पहला जो है इसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो एम.बी. लोमोनोसाव ने दिया। किस सन में दिया, तो 1756 में। तो सन वैसे ज़्यादा नहीं मायने रखता है, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है, तो लोमोनोसॉव ने दिया है। ठीक है, इसके बाद है, ये नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यहाँ और लिखा है लेकिन रहेगा अपरिवर्तित रहता है। अब कहने का मतलब इसका नेक्स्ट, इसमें आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान, यानी अभिक्रिया नहीं शुरू हुई है उससे पहले का कुल द्रव्यमान, और बराबर हो जाएगा अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना है उसका द्रव्यमान, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ही पालन करती हैं, इसीलिए हमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना होता है। जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है। अब इसकी अभिक्रिया होगा तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अब इन दोनों का यदि आप द्रव्यमान का कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों साइड में क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह किस नियम को फॉलो करती है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि, यानी एक और सुने होंगे, नाम बता दे रहे हैं, द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जिस तरह से ऊर्जा का होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी तरह यह है। तो अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का होगा। तो ये भी अभिक्रिया आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो सेम आएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है, द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया, तो लोमोनोसोव ने दिया 1756 में। और यह नियम कहता है कि द्रव्य को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अभिक्रिया से पहले का कुल द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान पदार्थ का हमेशा सेम होता है। या कह सकते हैं कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान होता है। ठीक, दूसरा नियम याद रखिएगा, स्थिर अनुपात का नियम। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, वो किसी भी विधि द्वारा उसे बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो, ठीक है, सब में अगर जो तत्व हैं उनका हमेशा द्रव्यमानों का अनुपात जो होगा वह सेम होगा हमेशा। जैसे जल होता है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा वही होगा, चाहे कहीं से भी प्राप्त हो जल, चाहे वह नाले का पानी हो, चाहे वह समुद्र का पानी हो, चाहे हैंडपंप का पानी हो, चाहे कुआं का पानी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में का जो अनुपात होगा वह हमेशा सेम होगा। तो देखिए, इस नियम को किसने दिया, तो फ्रेंच वैज्ञानिक जे.एल. प्राउस्ट ने दिया। किस सन में दिया, तो याद रखिए 1797 में। इसमें कहता है कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यानी कोई भी यौगिक है उसमें जो तत्व हैं एक निश्चित भारानुसार अनुपात में निश्चित होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। तब इसमें कार्बन का होता है 12 परमाणु भार, अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16 दूना 32। तो इसको आप चाहो तो सरल कर लो, नहीं करना चाहते हो तो
ऐसे भी हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है, 12:32 होता है। ठीक है, तो ये हमेशा रहेगा। ऐसे ही जल में अगर देखा जाए तो जल में क्या होता है, हमेशा रहेगा। जैसे जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, क्या होता है, H2O होता है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना निकल के आ जाएगा, 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2। अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16। अब इसमें अगर सरल करना चाहेंगे तो 1 संबंधे 8 आ जाएगा। तो अब देख रहे हो, जल कहीं भी से प्राप्त हो, किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, हमेशा जो होगा उसमें जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सेम रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है सभी कार्बनिक यौगिकों एवं लगभग सभी अकार्बनिक यौगिकों कुछ अपवाद को छोड़कर इस नियम का पालन करते हैं। यानी दुनिया में कोई भी कार्बनिक यौगिक हो चाहे अकार्बनिक यौगिक हो, इसी नियम का पालन करते हैं। अगर देखो एक चीज़ जान लेना, कोई भी यौगिक है उसमें जो सूत्र होते हैं उनका अणुभार होता है, परमाणु भार होता है, तत्वों से मिलके जो बना होता है, अब उस सब क्या होता है, फिक्स होता है। वो किस नियम के आधार पे, तो स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर। लेकिन कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद किस आधार पे होते हैं, तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर होते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी पड़ेगी। तो 2 नियम हो गया, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। चलिए आगे है हम लोग का, अच्छा पीछे थोड़ा देख लेते हैं, नीचे कुछ है। हाँ, 1 मिनट, तो गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम। अब अपवाद क्या हो सकता है, अपवाद थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक का परमाणु भार भिन्न होता है। यह बात भी संभव है कि एक ही रासायनिक यौगिक का संगठन भिन्न हो सकता है। तो भाई समस्थानिक आप 9 में पढ़े हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आगे आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन समस्थानिक आप 9 में पढ़े हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है, जिसका स्थान सेम हो, यानी परमाणु क्रमांक सेम हो, परमाणु भार अलग अलग हो। तो अलग अलग हो जाएगा तो भाई हो सकता है अलग अलग हो जाए अनुपात। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, CO2 है, इसमें कार्बन का होता है 12, तो 12 के हिसाब से करेंगे तो 12 संबंधे 32 हो जाएगा। लेकिन कार्बन का एक और समस्थानिक होता है 14, तब यहाँ 14 करेंगे तो भैया अलग हो जाएगा। इसी तरह जल का है 1 संबंधे 8 होता है, अभी निकाले थे। लेकिन वहीं ऑक्सीजन का दूसरा अगर आ गया समस्थानिक तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, तब बदल जाएगा। तो समस्थानिक के लिए यह अपवाद है। ठीक है, चलिए आगे है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि गुणित अनुपात का नियम क्लास 9th में नहीं होता है। ठीक है, अब गुणित अनुपात का नियम किसने दिया है, तो याद रखना जॉन डाल्टन ने दिया है। किस सन में दिया है, तो 1803 में दिया है। ठीक है, इतनी बात तो आपको याद होना ही चाहिए। आगे है यह नियम क्या कहता है, तो यह नियम कहता है कि जब 2 तत्व संयोग करके, जब 2 तत्व, ध्यान से देखिएगा, जब 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे 2 तत्व हैं आपस में मिलके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग यहाँ रहेगा। ठीक है, संयोग करते हैं परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। अब इसका मतलब ये समझिए, देखो जैसे उदाहरण में दिखाता हूँ आपको यहाँ से। जैसे देख रहे हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी 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 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। इसमें 2 तत्व आपस में जुड़ के 2 या 2 से अधिक यौगिक बना रहे हैं, 1 से अधिक यौगिक बना रहे हैं। बात क्लियर, पॉइंट से पता चला। अब एक तत्व है जिसका भिन्न भिन्न भार, अब इसका अगर भार निकालोगे ऑक्सीजन का तो यहाँ होगा 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ देखोगे तो हो जाएगा 32। ठीक, यहाँ पे जैसा कि लिखा है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हो जाएगा 48, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे तो 80 हो जाएगा ऑक्सीजन का।
लेकिन निश्चित भार का मतलब समझ रहे हैं, नाइट्रोजन का एक है जो वो निश्चित है कि नहीं, नाइट्रोजन का देखो 28 है, 28 है, 28 है, 28 है, 28 है। तो वहीं प्रश्न ये नियम कहता है कि जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो दो तत्व हैं, दो ही तो तत्व हैं, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ये आपस में जुड़ के कितने यौगिक बना रहे हैं, दो या दो से अधिक यौगिक। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, एक तत्व जो है इसमें से देखिए ऑक्सीजन है, जो दूसरे तत्व के निश्चित भार है, जो दूसरे तत्व के ये नाइट्रोजन वाले के संयोग करते हैं, तो इनमें अनुपात जो होता है, संयोग करते हैं तो इनमें अगर अनुपात देखा जाए तो सरल अनुपात होगा 16, जैसे इससे भाग दीजिए 16, 32, 48, 64, 80, तो यह हो जाएगा, भाग देंगे तो एक संबंधे कितना आ जाएगा, 2 संबंधे 3, अनुपात भी बोलते हैं, ठीक है, 3, ऐसे 3 आगे नीचे लिखा होगा, ठीक है। ऐसे नीचे लिखा नहीं है, लेकिन आप बनाएंगे 16 का भाग 32 का 48, 64, आगे पन्ना है खाली, ठीक है। इसी तरह आप ऑक्सीजन को देख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या कार्बन का फिक्स है, ऑक्सीजन का अलग अलग है, ठीक। ऑक्सीजन का 16 है, 32 है, तो इसमें अनुपात निकालेंगे 16/32 करेंगे तो एक संबंध 2 आ जाएगा, तो ये सरल अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया गुणित अनुपात का नियम, काफ़ी सरल है, आपको बस समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। तो इसे किसने दिया था, रिक्टर ने दिया है। किसने दिया, रिक्टर। किस सन में दिया है, तो 1792 में दिया है, ठीक है, 1792 में दिया है रिक्टर। अब इसमें क्या कह रहा है कि जिस भारानुपात में दो तत्व ए बी पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व सी के साथ संयोग करके ते हैं, भार से संयोग करते हैं, उसी भार में, आगे देख लेते हैं पेज पे, अब इसको हम समझा, हाइड्रोजन क्या आ गया, या उस भार अनुपात के किसी सरल गुणक या सरल भिन्न में वे दोनों तत्व परस्पर संयोग करते हैं। अब इसका मतलब आपको समझना है, देखिए ये तो परिभाषा आप याद रखना, यहाँ से समझो। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दो तत्व हैं, अलग अलग तत्वों से जुड़े हैं, ठीक, अलग अलग तत्वों से ये जुड़े हैं, तो इनमें एक सरल अनुपात है। तो अगर ये दोनों अलग अलग मान लीजिए जुड़े, जैसे ये सल्फर जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, अलग अलग, तो इनमें भी सरल अनुपात देखने को आपको मिलेगा। बस इतना सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर है रासायनिक तुल्यांक नियम। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमानों का अनुपात उसके रासायनिक तुल्यांक के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बस याद रखना, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे हम किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए